हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल डीके स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 1। यानी कि चैप्टर 2 जो है शुरू हो चुका है, जिसमें पढ़ेंगे हम राजा, किसान और नगर। ये चैप्टर का नाम है आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्थाएं। तो यानी कि हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं राजा के बारे में, किसान के बारे में और नगरों के बारे में। तो और जो आरंभिक राज्य हैं वो कैसे थे, अर्थव्यवस्थाएं, और ये कौन से टाइम पीरियड में, 600 ईसा पूर्व से 600 ईसवी के बीच। ठीक है, तो ये देखने वाले हैं हम। तो सबसे पहले क्या हुआ था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी, जब वो खत्म हो गई, वो समाप्त हो गई। कब खत्म? लगभग 1500 साल के बाद। ठीक है, उस जब वो खत्म हो गई तो क्या हुआ, विभिन्न हिस्से जो थे वहाँ पर कई प्रकार से विकास होने लग गया। तो ये जो कैसे होने लग गया कहीं पर, जैसे सबसे पहले क्या हुआ कि विकास हुआ तो क्या हुआ, जो सिंधु नदी थी उसकी जो नदियों के किनारे जो लोग रहते थे, उन्होंने क्या करा, ऋग्वेद का लिखना जो है शुरू कर दिया, ऋग्वेद लिखना प्रारंभ कर दिया। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर धीरे धीरे बस्तियों को बसा लिया गया वहाँ पर। और फिर जो उपज बढ़ाने के जो है नए नए तरीके आ गए, जैसे किसान जो है लोहे की फाल वाले हलों का प्रयोग करने लग गए हैं, इस तरीके से। और क्या हुआ, जो भूमि थी, भूमि की जुताई की जाने लगी, किससे? हलों के माध्यम से। जिससे क्या हुआ, जो उपज थी वो ज़्यादा होने लग गई। तो इस तरीके से। और जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठी शताब्दी ईसवी पूर्व के जो काल को एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है, क्योंकि जो है वहाँ पर लोहे का प्रयोग होने लग गया था, और जो नए नए धर्म आ रहे थे। तो वो आगे चैप्टर में हम पढ़ने ही वाले हैं, तो मैं आपको वहीं बताऊंगी। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके जो टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक देखते हैं हम बुक में आपकी जो है। तो प्रिंसिप और प्रियदर्शी। तो प्रिंसिप और प्रियदर्शी क्या है? तो सबसे पहले आप एक नाम याद रखिए, जेम्स प्रिंसेप। तो जेम्स प्रिंसेप जो थे, कौन थे वो? एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप एक ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी थे। और उन्होंने क्या काम करा और कब किया? तो 1830 के दशक में क्या किया उन्होंने? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि का अध्ययन किया और उनका अर्थ बताया। यानी कि उनका अध्ययन करा, अच्छे से उन्हें देखा और फिर उन्हें पढ़ना सीख लिया और लोगों को बताया कि ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि में जो लिखा था, तो ये क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा। ठीक है, ये सब कुछ उन्होंने ही बताया। कब खोज की उन्होंने? ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि की खोज की उन्होंने 1830 के दशक में। और फिर उनका अर्थ बता दिया। तो किसने बताया? जेम्स प्रिंसेप्स ने बताया। ठीक है, तो जो अधिकतर सिक्के थे और अभिलेख थे, यानी कि जो ज़्यादातर सिक्के और अभिलेख होते थे, उन पर क्या लिखा हुआ मिलता था? प्रियदर्शी। तो ठीक है, मोस्टली जो सिक्के और अभिलेख मिलते थे उन पर एक ये वर्ड प्रियदर्शी जरूर लिखा रहता था। तो जिसका मतलब होता है मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम। ठीक है, यानी कि जो मनोहर मुखाकृति वाला राजा है उसका नाम लिखा होता था। ठीक है, और मनोहर मुखाकृति वाले राजा का मतलब ऐसा राजा जो मन को हर लेता हो, मन देखने में बहुत सुंदर हो। ठीक है, इस तरीके का। तो ये मनोहर मुखाकृति वाले राजा का नाम लिखा होता था। तो कुछ अभिलेखों पर अशोक का नाम अंकित है। तो यानी कि कुछ अभिलेखों पर अशोक का नाम देखने को मिलता है। तो इसका मतलब क्या है, जो अशोक है वो भी मनोहर मुखाकृति वाला राजा था, यानी प्रियदर्शी था। तो ऐसे ही बौद्ध धर्म के पश्चात जो है अशोक जो है बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध बन गया। तो अशोक जो है शक्तिशाली तो पहले से ही था, पर वो प्रसिद्ध भी बन गया। कैसे? तो एक कहानी मैं आपको सुनाती हूँ सबसे पहले कि क्या थी। तो जो अशोक है, तो वो जो शुरू शुरू में बहुत मतलब कि क्रूर राजा हुआ करता था। क्रूर है ना, बहुत ही ज़्यादा क्रूर। और ऐसा कहा जाता है कि उनने क्या, अशोक ने क्या किया था कि अपने 100 भाइयों को मार दिया था राजा बनने के लिए। तो मतलब इतना क्रूर शासक था वो। तो अचानक से एकदम से क्या हुआ कि वो एकदम से इतना शांत हो गया, इतना नम्र बन गया। तो एक हुई थी कलिंग की लड़ाई। तो कलिंग की लड़ाई, कलिंग जो है अब वर्तमान में उड़ीसा में पड़ता है। ठीक है, तो उस कलिंग की लड़ाई में क्या हुआ था, जब कलिंग की लड़ाई हो रही थी तो इतने लोग मरे वहाँ पर, इतने लोग मरे कि जो खून था ना वो पानी की तरह बह रहा था नदियों में। है, तो उसे देखकर ना अशोक का खुद दिल बैठा जा रहा था, उसे खुद बुरा लग रहा था इतना कि मतलब जो इतने लोगों को मार देता है। तो वहाँ पर उसने, जब उसे अपने 100 भाइयों को मार के उसे बुरा नहीं लगा, तो उसे
उससे मतलब इतने ज़्यादा लोगों को मार दिया था उसने कि उसको खुद इतना बुरा लग रहा था, और उसने क्या करा, अपना जो है उसके बाद उसने जो है लड़ाई करनी छोड़ दी। और फिर लड़ाई करने छोड़ने के बाद उसने क्या करा, अपना बौद्ध धर्म का जो है अपना लिया। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद वो बहुत ही शांत हो गया था, और उसने बौद्ध धर्म के जो है प्रचार करने के लिए बहुत से तरीके भी अपनाए थे। वो मैं आपको इसी चैप्टर में आगे बताऊंगी कौन कौन से तरीके अपनाए थे। तो जो अब हम इसमें जो अब इस तरीके से जो अशोक था वो बहुत ही शक्तिशाली और प्रसिद्ध शासक बन गया था। तो अब हम पढ़ लें अभिलेख शास्त्र के बारे में। ये एक वो वर्ड है जो आपके बुक के जो डब्बे में बना रहता है, छोटे छोटे डब्बे होते हैं उसमें, और ये 1 मार्क में पूछे जाते हैं। तो अभिलेख शास्त्र क्या होते हैं, जहाँ पर अभिलेखों का अध्ययन किया जाता हो, ठीक है, तो वो अभिलेख शास्त्र होते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं प्रारंभिक राज्यों के बारे में। तो प्रारंभिक राज्य थे, उसमें क्या आएंगे, 16 महाजनपद, ठीक है। तो जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर छठ छठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो है आरंभिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण काल माना जाता है। तो जो है छठी शताब्दी ईसा पूर्व को जो इतिहास का प्रारंभ था उसमें एक महत्वपूर्ण काल क्यों माना जाता है, तो वहाँ पर आरंभिक राज्य यानी कि वहाँ पर जो है राज्य बन रहे थे नए नए, और क्या नाम है, बस्तियाँ बन रही थी। जैसे ही मैंने अभी आपको बताया था कि जो वहाँ पर राज्य बन रहे थे उसमें उनमें बस्तियाँ बनने के बाद क्या हुआ कि जो लोग थे उन्होंने उपज के लिए जो है, मतलब कि उपज बढ़ गई उनकी, कैसे बढ़ गई कि उन्होंने लोहे के फाल वाले हलों का प्रयोग किया। तो मतलब इस तरीके जो नई नई तकनीकें थी उन्हें वो पता चल रही थी। तो नगरों का विकास हो रहा था, नए नए नगरों का विकास हो रहा था वहाँ पर, ठीक है। और लोहे का बढ़िया पड़ता प्रयोग था, यानी कि वहाँ पर लोहे की खदानें थी जिससे कि वहाँ पर लोहे का प्रयोग हो रहा था। लोहे के प्रयोग से क्या हुआ, लोहे की फाल वाला हल बनाया गया, और क्या नाम है, शिकार करने के लिए हथियार बना लिए गए। तो इस तरीके से सिक्कों का प्रचलन था, और वहाँ पर सिक्के जो थे वो प्रचलित हो रहे थे, ठीक है। और बौद्ध और जैन धर्म की दार्शनिक विचारधाराएं, तो जैन और बौद्ध धर्म की उनकी विचारधाराएं चल रही थी, जो कि बहुत ही मतलब शांत, और जिससे कि अशोक का भी हृदय परिवर्तन हो गया था, वो आम लोगों को कैसे नहीं बदल सकती, ठीक है। तो अब महत्वपूर्ण जनपदों के नाम देख लेते हैं कुछ। तो महत्वपूर्ण जो जनपद हैं जैसे वज्जी, मगध, कौशल, कुरु, पांचाल, गंधार और अवंती, ठीक है। इतने तो याद करने ही हैं आपको, 16 में से ये इम्पोर्टेंट है। और टोटल महाजनपद थे जो 16 थे, ठीक है। और इसमें हम पढ़ते हैं अधिकांश महाजनपदों का जो शासक होते थे। तो मतलब ये जो है महाजनपदों की आप विशेषताएं भी कह सकते हैं, एक एक तरह से जो भी मैं आपको बता रही हूँ अभी। तो ये महाजनपदों की विशेषताएं भी हो सकती हैं। सबसे पहली विशेषता क्या होगी महाजनपद की, कि जो महाजनपदों के जो शासक होते थे वो कौन होते थे, राजा होते थे। तो और वो किस तरीके से शासन करते थे, वो गण और संघ के नाम से प्रसिद्ध राज्यों में कई लोगों का समूह होता था, ठीक है, और शासन करता था। तो यानी कि जो शासन था वो कोई एक राजा नहीं कर सकता था, वो गण और संघ के नाम से जो है वो समूह बनाते थे, और उसमें जो थे कई लोग होते थे जो कि राजा होते थे और शासन करते थे। महावीर भी इन्हीं गण संघ से संबंधित थे। जो जैन धर्म के महावीर हैं वो भी इसी तरह से संबंधित थे। प्रत्येक जनपद में एक राजधानी होती थी जिसे किलेबंद किया जाता था। तो जितने भी जनपद थे उन सबकी राजधानी होती थी, राजधानी को किलेबंद कर दिया जाता था। मतलब कि जो किला था उसके चारों ओर दीवार बना दी जाती थी, जिससे और किला बीच में रहता था। तो इस तरीके से उसे किलेबंद कर दिया जाता था। और जनपद जनपद क्या होता है, तो सबसे पहले एक बार ये देखते हैं जनपद क्या होता है। जनपद क्या होता है, जनपद एक ऐसे भूखंड से है, यानी कि एक ऐसा टुकड़ा होता है भूमि का कि जहाँ पर जो जन है यानी कि जनता या फिर लोग अपना पाँव रखते हैं और बस जाते हैं। मतलब कि एक ऐसा टुकड़ा भूमि का जहाँ पर लोग जो हैं बसने के लिए जाते हों, ठीक है, तो वो होता है जनपद। संपत्ति जुटाने के लिए क्या करता था, दूसरे राज्यों पर आक्रमण करके धन इकट्ठा करते थे। तो यानी कि अगर उन्हें संपत्ति चाहिए होती थी या फिर कुछ भी चीज़ चाहिए होती तो वो क्या करते थे, अपने बराबर वाले या फिर किसी दूसरे राज्य पर आक्रमण कर देते थे, और वहाँ से उन्हें धन मिल जाता था। कुछ राज्यों ने अपनी स्थायी सेनाएं और नौकरशाही बना रखी थी। जो बहुत से राज्य थे उनकी जो सेना थी वो स्थायी थी, और उनके पास नौकरशाही तंत्र भी होता था, ठीक है। और बाकी जो बचे हुए राज्य थे उन वो सहायक सेना पर निर्भर रहते थे। अब देखिए जो क्या नाम है अब सहायक सेना कैसी होती है। अब मान लीजिए जो
सेना के लोग हैं वो सेना में काम कर रहे हैं, पर अगर ऐसा युद्ध हो जाए या कुछ भी हो जाए जिसमें वो जो सेना के लोग हैं कम पड़ जाएँ, तो उसमें से जो नॉर्मल लोग होते थे, यानी कि किसान हैं या फिर किसी को भी जो है सेना में लिया जाएगा, ठीक है? जो कि मतलब उसको लड़ाई चल रही है उसको कम कर सकें या कुछ भी कर सकें। तो इस तरीके से वो जो है सहायक सेना होती थी वहाँ पर, ठीक है। अब जो ये बाकी बचे हुए जो सहायक सेना थे वो निर्भर करते थे, और कृषक वर्ग जो थी वो मोस्टली जो कृषक होते थे उन्हें सहायक सेना के रूप में नियुक्त किया जाता था। अब एक टॉपिक और देखिए, 16 महाजनपद जो थे, 16 महाजनपदों में जो प्रथम था वो मगध था। यानी 6ठी शताब्दी से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच में जो महाजनपदों के मुकाबले जो मगध था वो सबसे शक्तिशाली कैसे बन गया। यानी कि जो 16 के 16 महाजनपदों में से सिर्फ एक मगध ही ऐसा था जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। तो उसमें ऐसी क्या बातें थीं जो उसे सबसे शक्तिशाली बताती हैं। तो आधुनिक इतिहासकारों ने कई कारण बताए। तो जो जो इतिहासकार है उन्होंने ऐसे बहुत सारे कारण बताए जिसके कारण जो है मगध सबसे शक्तिशाली बन गया। तो जो वहाँ की खेती थी वो अच्छी थी। खेती की जो उपज थी वहाँ पर गंगा की नदी बहती थी, जिससे क्या नाम है वहाँ पर अच्छी खेती होती थी। लोहे की खदानें थीं जिससे कि वो तकनीक का प्रयोग करते थे, यानी लोहे की फाल वाले हलवों का प्रयोग करते थे, और हर तरह के हथियार बना सकते थे लोहे के से। और हाथियों की उपलब्धता थी वहाँ पर, ठीक है। हाथी उपलब्ध थे जिनसे वो सेना का नेतृत्व कर सकते थे, ठीक है। आवागमन का अच्छा रास्ता था, ठीक है, आवागमन के लिए अच्छा रास्ता था। और जो शासक थे वो महत्वाकांक्षी थे। तो यानी कि जो ऐसे शासक थे जो कि बहुत ही बढ़िया थे और बहुत अच्छे से नेतृत्व कर रहे थे अपनी जनता का, ठीक है। तो आरंभ में जो मगध की राजधानी जो थी वो राजगाह थी। तो जो आरंभ में यानी शुरुआत में सबसे पहले जो बनाई गई मगध की राजधानी जो सबसे पहले बनाई गई वो राजगाह बनाई गई। तो राजगाह का अर्थ क्या होता है? राजगाह का मतलब होता है राजाओं का घर। और ये क्या था? पहाड़ों के बीच बसा हुआ था। और जो 4थी शताब्दी ईसा पूर्व में बनाई गई पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया गया, ठीक है। तो यानी कि पहले कौन सी सबसे प्रारंभ में जो बना दी गई वो राजगाह को राजधानी बना दिया गया, और बाद में क्या हुआ? पाटलिपुत्र को राजधानी बना दिया। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।